हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी जबरदस्त चल रही होगी। तो अब हम आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की अब विज्ञान यानी कक्षा 10 के विज्ञान की बात करेंगे। और विज्ञान में भी सबसे पहले बात करें तो कक्षा 10 का जो विज्ञान है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबको आपको एक में ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स की बुक अलग है, केमिस्ट्री की बुक अलग है और बायोलॉजी की बुक अलग है और सबके नंबर भी अलग अलग मिलेंगे। तो ये मान के नहीं चलना है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिलाकर कितने नंबर मिलेंगे? 100 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अपना साइंस कक्षा 10 का। और साइंस में भी सबसे पहले शुरू करेंगे फिजिक्स वाला पोर्शन, क्योंकि फिजिक्स ही क्या होती है? हार्ड होती है, ऐसा सबको लगता है ना। फिजिक्स क्या लगती है? हार्ड लगती है। बाकी केमिस्ट्री और बायो तो कर लेते हैं, आप जब फिजिक्स की बात आती है तब अटक जाते हैं। और फिजिक्स में बात करें तो आप थ्योरी वाला पार्ट तो कर लेते हैं, जब कभी नियम लिखने को आता है तो आप कर लेते हैं। लेकिन जब बात न्यूमेरिकल की आती है तो आधा लोग वैसे भाग जाते हैं न्यूमेरिकल का नाम सुनकर ही, क्योंकि न्यूमेरिकल से उन्हें क्या लगता है? डर। और अगर हम बात करें कक्षा 10 की तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो आता है वो एक चैप्टर है विद्युत धारा, जिसे ही आज हम क्या करेंगे? कवर। इसको हम करेंगे शॉर्ट में कवर, यानी समराइज वे में इसको हम करेंगे। जितने भी फार्मूले होंगे सभी फार्मूलों को लिखाया जाएगा आपको। और हम गारंटी देते हैं कि अगर आपने इतने फार्मूलों को लिख लिया और जो भी यहाँ पर बताया जाएगा इस क्लास में अगर उतना तैयार कर लिए तो इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे छूट नहीं सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को बस एक ईमानदारी के साथ काम करना है, जितना पढ़ाया जाए उतना नोट करिए और नोट करने के बाद हर एक फार्मूले को याद करिए। ठीक है, आपको फार्मूला इस तरीके से याद रहे कि कोई उठा के पूछे रात के 12 बजे फिर भी आप बता दो कि हाँ आई बराबर क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो ऐसा अगर फार्मूला जब याद हो जाएगा तब आपसे सवाल बनने लग जाएंगे, और तब भी ना बने तब फिर आना हमारे पास, हम बताएंगे कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम अपना चैप्टर विद्युत धारा। इसमें हम थ्योरी नहीं देखेंगे, हम आपको बोलते चलेंगे, थ्योरी बता देंगे, लेकिन ध्यान देना कि आपको नोट सिर्फ फार्मूला करना है। फार्मूले का पूरा एक हम समराइज दे देंगे आपको, पूरा एक बोर्ड में, मतलब एक बार में पूरा फार्मूला एक पेज में आप उतार लीजिए और वही आपको याद करना है और उसी से आपके सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले विद्युत धारा को। तो विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा कहते किसे हैं? तो विद्युत धारा की जब इसकी आप परिभाषा देते हैं, इसकी परिभाषा ही होती है आवेश की प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। या एकांत समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम क्या कह देते हैं? विद्युत धारा, यही कहते हैं। अब इतना तो है कि आवेश प्रवाहित होगा तो धारा उत्पन्न होगी, लेकिन आवेश क्या है? धारा से पहले हमको आवेश को जानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आपको क्या जानना पड़ेगा? आवेश के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हमारा जो एडिंग होगी इस चैप्टर की, जो शुरुआत जहां से की गई है वो क्या है? आवेश। तो सबसे पहले हम भी क्या पढ़ेंगे? आवेश। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? आवेश की। किसकी बात करेंगे? आवेश की। ठीक है, अब आवेश आपको करना है। अब आवेश किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। ठीक है, राइटिंग थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, बोर्ड नया है, बना तो कई दिन का है लेकिन इस पे ज्यादा लिखा नहीं गया है तो अभी ये स्लिप हो रहा है। ठीक है, तो राइटिंग आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, जहां ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि हम किसके बारे में शुरू कर रहे हैं? चार्ज के बारे में पढ़ना। अब चार्ज कहते किसे हैं? आवेश किसे कहते हैं? तो आपकी बुक में लिखा गया है कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आवेश। उसे हम क्या कहते हैं? आवेश। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि किसी पदार्थ का, ध्यान देना थ्योरी नहीं लिखना है आप लोगों को, बस बता रहे हैं ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। तो किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण उसमें विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश। उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कह देंगे? आवेश। आवेश की हो गई सरल सी परिभाषा, आप याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, बहुत ज्यादा बड़े लिखने की। जैसा आपका क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से आप आंसर भी देंगे। आपके अब पेपर में पूछा है 2 नंबर का क्वेश्चन और आप 4 पेज लिख दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, मिलना आपको 2 नंबर है। तो जिस तरह से आपका क्वेश्चन हो उसी तरह से आपको आंसर भी देना है। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। टाइम बच जाए पूरा पेपर होने के बाद, जब आपको लग जाए कि हाँ टाइम बच रहा है तो भले आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है, जब तक आपका पेपर नहीं हुआ है, तब तक आप टू द लाइन बात करेंगे, जितना आवश्यकता है उतने लिखेंगे। उससे ज्यादा लिख रहे हैं तो मतलब आपका पेपर छूटना तय है। ठीक है, हमने बात कर ली किसकी? आवेश की। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कह देते हैं? आवेश। क्या कह देते हैं? आवेश। अब आवेश कितने प्रकार का होता है? अब अगर पूछा जाए आवेश का प्रकार, तो अगर हम बात करें आवेश के प्रकार की, तो आवेश के प्रकार, अब आवेश के प्रकार, चलो बताओ आवेश कितने प्रकार का होता है? सबको पता है कि आवेश कितने प्रकार का? 2 ना, आप लोग पढ़ नहीं है तो पता भी होगा कि आवेश कितने प्रकार का? 2। पहला आवेश
धनावेश, दूसरा ऋणावेश। तो पहला प्रकार क्या है? धनावेश। पहला क्या है? धनावेश, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या है? ऋणावेश, जिसे हम कहते हैं निगेटिव चार्ज। तो हमारा पहला क्या है? धनावेश, दूसरा क्या है? ऋणावेश। अगर हम बात करें तो किसी वस्तु पे धन आवेश और ऋण आवेश आता कैसे है? आएगा तो एक ही, आएगा तो एक ही, या तो प्लस आएगा या तो माइनस, या तो वो उदासीन होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। तो अगर किसी पे प्लस आ रहा है तो प्लस क्यों आ रहा है, और किसी पर माइनस आ रहा है तो माइनस क्यों आ रहा है, इस कारण को जानते हैं। ठीक है, क्या करें कि हम किसी पदार्थ पे प्लस चार्ज आ जाए और क्या करें कि उस पर माइनस चार्ज आ जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे आता है। हम मान लीजिए हमने माना कि ये दो वस्तु है। ठीक है, हमने माना कि ये क्या है? दो वस्तु है, ये दो पदार्थ है, ये दो तत्व या परमाणु जो भी कह लीजिए। अब हमें पता है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के नाभिक में या परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी ही संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की। सबको पता है जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी संख्या प्रोटॉन की होती है। प्रोटॉन आपका नाभिक में बैठा हुआ होता है। मान लीजिए कोई परमाणु है तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर। अब हमें बताओ कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस। सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? माइनस, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? प्लस। ठीक है, तो हमने कहा कि किसी वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, यानी जितना माइनस चार्ज उतना प्लस चार्ज। मान लीजिए हमने कहा कि इस वस्तु में 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, और इसमें भी मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 प्रोटॉन है। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 प्रोटॉन, दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है? बराबर। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? माइनस, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? प्लस। दोनों की संख्या 15, जितना माइनस उतना प्लस, यानी दोनों बराबर के हैं। ठीक है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, तो कोई अपना यहाँ पर रंग नहीं दिखा सकता। समझ रहे हो कि नहीं? अगर जिसकी संख्या ज्यादा होती है जब पहले लिखता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? किसी की संख्या ज्यादा है ही नहीं, दोनों बराबर है, तो ऐठने का किसी को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। तो दोनों एक दूसरे को मार मूर के क्या कर रहते हैं? उदासीन किए रहते हैं। जब तक यहाँ पर देखो 15 इलेक्ट्रॉन इसमें, 15 इलेक्ट्रॉन इसमें, 15 प्रोटॉन इसमें, 15 प्रोटॉन इसमें, दोनों में जितना माइनस है उतना प्लस है, तो प्लस माइनस आपस में मार वार के बराबर रहते हैं, कोई चार्ज नहीं आता, इस पे कोई चार्ज नहीं। अभी देखो वस्तु में हमने कोई चार्ज नहीं लगाया, दोनों पर, दोनों वस्तुएं क्या है? उदासीन। दोनों वस्तुएं क्या है? उदासीन। अभी कोई चार्ज नहीं है तो ये दो वस्तुएं जो है ये भी उदासीन है। ये क्या है? उदासीन। और ये भी क्या है? उदासीन। ठीक है, मान लीजिए कोई भी पदार्थ, मान लीजिए कोई भी वस्तु, दोनों उदासीन है क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है? बराबर। अगर हम कहें कि इस वस्तु से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इस वस्तु से हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इस वस्तु से हमने क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अगर हम यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। अब एक बात बताओ भैया, जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया यहाँ से, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 13 इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 13। और प्रोटॉन अभी कितने हैं? 15। प्रोटॉन कितने हैं? 15। ठीक है, और हमने यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसमें डाल दे, अगर इस वस्तु में डाल दे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जब हम डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 17। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं इसको अगर हम इस वस्तु में डाल दे तो 15 पहले थे, 2 अब डाल दिए तो 17 हो गए, और प्रोटॉन कितने हैं? 15। अब बताओ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 निकाल लिए तो कई इलेक्ट्रॉन बच गए? 13। और प्रोटॉन कितने हो गए? 15। यानी प्लस की संख्या ज्यादा हो गई, माइनस की संख्या कम। अब जहां प्लस ज्यादा हुआ कहा इसको मार के गिरा देगा, इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म है, ये रंग नहीं दिखा पाएगा। जब इसका रंग खत्म तो ये जो वस्तु होगी, ध्यान से सुनना, ये जो वस्तु होगी इस पर पहले कोई चार्ज नहीं था क्योंकि इसमें माइनस प्लस बराबर थे, लेकिन अब यहाँ प्लस ज्यादा हो गया है, तो प्लस ज्यादा हो गया है तो इसको मार के इसको बराबर कर देगा, दाब देगा एकदम। ये अपना कोई इसका कुछ रंग वंग बचेगा नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। अब किसका रंग जम जाएगा? प्लस वाले का, क्योंकि यहाँ प्लस वाला क्या हो गया है? ज्यादा। तो ये जो वस्तु अभी उदासीन थी, अब इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कोई पूछे क्यों आया तो बता देना कि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस वस्तु पे कौन सा आवेश आ गया? धनावेश आ गया। कौन सा आवेश आ गया? धनावेश। अगर हम बात करें इसी जगह इस वस्तु की, इस वस्तु में पहले 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन थे, दोनों बराबर थे, कोई चार्ज नहीं था, तो हमने लिख दिया उदासीन है। अब यहाँ पर हमने जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और डाल दिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 17। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 17। और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 15। 15 थी तो 15 ही रही। अब यहाँ पर बताओ किसकी संख्या ज्यादा, माइनस वाले की प्लस वाले की?
इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई ना, 17 हो गई। अब इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ इसको मार्क गिराएगा तो प्रोटॉन वाले की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो इसका रंग चलेगा, और ये जहां होगा इसका रंग दिखेगा। तो इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस, तो ये अपना रंग दिखाएगा, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है और 15 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आया। यहाँ प्रोटॉन ज्यादा थे तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज था, तो ये अपना प्लस चार्ज दिखाया। तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, तो वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशी। वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशी। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा। तो ठीक है, अब वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस। और जब हम किसी में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस। तो हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहां पर धन आवेश उत्पन्न होता है, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, यहां तक समझ लिए होगे। तो हम बता दें कि ऋण आवेश कब उत्पन्न होगा, जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, माइनस, तो माइनस होगा तो बस माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, धन आवेश कब उत्पन्न होगा, जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन कम होगा तो प्रोटॉन ज्यादा, और प्रोटॉन ज्यादा होगा तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। तो धन आवेश तब उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और ऋण आवेश तब उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ गया कि नहीं, इंग्लिश ज्यादा हो गई, आई होप का मतलब समझ गए होगे आप लोग। मतलब आशा करता है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो नोट डाउन कर रहे हो तो फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़े। हो गया नोट, नहीं नोट हुआ है तो वीडियो को पॉज करो और लिखो अपना। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। हम कब तक रुकेंगे, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। हम अब ये क्लास तो है नहीं कि रुके रहे, आप लोग लिखिए फिर मिटाएं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे, यानी मिटा देंगे। तो आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको हम इरेज कर दें, तब तक देखते रहिए। इरेज करने के लिए कुछ ढूंढ ले। हाँ ठीक है, अब इसको हम कर रहे हैं इरेज। ठीक है, चलो अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया आवेश और आवेश के प्रकार। अब आवेश का एक गुण होता है, उसको भी हम जान लेते हैं। फिर आवेश की जो मेन काम है उसका फार्मूला जानेंगे, उसके फार्मूले पर हमें कैसे काम करना है वैसे देखेंगे। ठीक है, तो अगर आवेश की बात करें तो आवेश हमने जान लिया किसे कहते हैं, आवेश का प्रकार हो गया। और आवेश की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अगर आवेश के हम मात्रक की बात करें, ये जो छोटी छोटी जानकारी है इसको नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। आवेश का मात्रक क्या होता है भैया, कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम या फैराडे, या क्या होता है, फैराडे। और ये जो फैराडे होता है, ये जो फैराडे होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछ ले तो क्या होता है, फैराडे। फैराड मत कहिएगा, फैराड धारिता की मात्रक होती है। ठीक है, फैराड और फैराडे दोनों में क्या है अंतर, तो आपको फैराडे बताना है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। और आवेश का एक मात्रक और क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक होता है ESU। और नहीं जानना है तुम लोगों को, अभी और आगे जाएंगे, जब आप इंटर में जाएंगे तब वहां पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं जानना है, यहाँ पर इतना नहीं जानो कि फैराडे सबसे बड़ा मात्रक होता है। और कोई पूछे कि एक फैराडे बराबर कितना कूलाम होता है, तो आप बता देना कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। एक फैराडे में कितना, 96,500 कूलाम होता है। ये हो गए आवेश की मात्रक की बात। आवेश कैसी राशि है, सदिश की यदिश, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आवेश कैसी राशि है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा, फिर हम बताएंगे तुम लोगों को कैसी राशि है। अब देखिए यहाँ पर आवेश का मात्रक हो गया। अब हम बात करें आवेश का एक गुण है। आवेश का क्या है, एक गुण। एक क्या बहुत गुण है, लेकिन यहाँ पर एक ही जानना है, आवेश का गुण थोड़ा सा जानना है आप लोगों को। आवेश हमने कहा था कितने प्रकार के होते हैं, धन आवेश और कौन सा आवेश, ऋण आवेश। दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो यहाँ पर आवेशों का एक बात बताइए कि अगर धन धन आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे कि आकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब दूर ठेलना और आकर्षित मतलब पास खींचना। समझ रहे हो ना, हाँ समझदार हो, समझ जाइए कि प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को दूर दूर करेंगे और आकर्षण का मतलब एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर धन चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज और एक ले लिया पॉजिटिव चार्ज,
दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव। अब दोनों पॉजिटिव है भैया, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा दूरी रखते हैं, दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, मान लीजिए ये मेल है और ये भी मेल है, तो मेल मेल से कभी अट्रैक्ट होगा क्या, जरा आप लोग बताइए, क्या पुरुष और पुरुष में कोई अट्रैक्शन होता है, कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मेल और मेल क्या करेंगे, एक दूसरे को देख के हमेशा उनको दूर ही भेजना चाहेंगे। तो जब प्लस होगा और ये कोई प्लस होगा, तो जब दोनों आवेश समान होंगे तो उनके बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी एक दूसरे को ठेले रहेंगे, ये इसको ठेलेगा उसको ठेलेगा, दूर ही भागेंगे हमेशा, कभी पास नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों की जाति क्या है, समान। और एक जाति से किसी को लगाव नहीं होता है, समान जाति से लगाव नहीं होता है, सबको पता है। हाँ ठीक है। अगर हम बात करें मेल हो गया, तो अगर मान लीजिए ये फीमेल मान ले, हम निगेटिव को, निगेटिव को क्या मान ले, फीमेल। अब बताइए ये फीमेल और फीमेल में क्या होगा, यहाँ तो धमाका वाला प्रतिकर्षण होगा, मेल मेल तो फिर भी ठीक है, वहां कम प्रतिकर्षण होता है, लेकिन फीमेल महिला एक दूसरे महिला को देख के क्या होती है, उसका बस नहीं चलता, नहीं तो झोंटा उपार के मारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों महिलाएं हैं, और दोनों महिला हैं तो हमें पता है कि दोनों महिला के बीच कभी बन ही नहीं सकती, समझ रहे हो कि नहीं। पुरुष के बीच तो अगर थोड़ी संभावना होती भी है, लेकिन यहाँ महिला में कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो चांस भैया। प्रतिकर्षण जो होगा वो बहुत धमाके वाला होगा। ठीक है, पुरुषों में प्रतिकर्षण कम लगता है, फिर भी वो एक दूसरे को देख के कम जलते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत खतरनाक होती हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई समान की। अगर मेल मेल होंगे तो प्रतिकर्षण, यानी धन धन होगा तो प्रतिकर्षण, और ऋण ऋण होगा तो प्रतिकर्षण, यानी आवेश समान होंगे तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, एक दूसरे को हमेशा रिपल करेंगे, दूर करेंगे। अगर यहीं पर हम चीज को उलट दें, एक ले ले मेल और दूसरा ले ले फीमेल, अब भाई इनकी जाति बदल गई, इनकी क्या हो गई, जाति बदल गई। एक मेल समाज से आ रहा है और दूसरी फीमेल समाज से आ रही है, और तुम्हें सबको पता है कि अपने घर का खाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, यानी अपनी जाति किसी को नहीं अच्छी लगती, तो हमेशा झगड़ते रहते हैं, दूर दूर जाते हैं, लेकिन दूसरी के जात में कितना भी बेकार रहे एक दूसरे के पास ही जाएंगे। ठीक है, उनको वही अच्छा लगता है। तो इनमें भी वही काम है, जो काम इंसान करते हैं वही ये भी करते हैं, बस इनका काम है कि ये बोल डोल नहीं पाते, बाकी सब है इंसानों वाला इनका कारतूत। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। मान लीजिए एक मेल है दूसरा फीमेल है, और मेल और फीमेल के बीच में क्या होता है, कभी 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 रिपल्सन हो ही नहीं सकता, यानी प्रतिकर्षण हो ही नहीं सकता। ठीक है भैया, तो यहाँ कौन सा लगेगा बल, आकर्षण। ये जाएंगे इनकी तरफ महाराज और ये आएंगे इनकी तरफ महारानी, तो दोनों के बीच क्या लग जाएगा, आकर्षण। अब इसी चीज को हम उल्टा कर दें तो क्या दिक्कत है, चाहे इस तरफ से आए चाहे उस तरफ से आए, अगर हैं दोनों विपरीत के तो दोनों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण। निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या लगता है, आकर्षण यानी अट्रैक्शन। तो यहां से तुम एक पॉइंट लिख सकते हो कि समान आवेश, क्या समान आवेश एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित करते हैं, सदैव प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत आवेश, यानी एक प्लस दूसरा माइनस, तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को सदैव आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हाँ बोलो, आ रहा है ना, फिजिक्स में बायो वाला फील आ रहा है ना, हाँ अब जम रहा होगा, अब फिजिक्स अच्छी लगेगी। ठीक है, तो जो समान आवेश होंगे, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस, अगर दोनों की जाति समान हुई तो एक जाति के लोग कभी एक साथ रह नहीं सकते, वो दूर दूर भागेंगे, रिपल होंगे। अगर उनकी जाति बदल दी जाए, एक फीमेल मित्र और एक महिला मित्र को ले लिया जाए, तो दोनों हमेशा में क्या रहेंगे, चिपके रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस होगा तो चिपक जाएंगे, और जब माइनस माइनस होगा या प्लस प्लस होगा तो दूर भाग जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि आवेश समान होगा तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को दूर ठेलेंगे, और अगर विपरीत आवेश हुआ तो एक दूसरे के क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये हो गए आवेश के गुण, थोड़ा बहुत यही ये गुण आप लोगों को जानना था, हो गया। अब आगे बढ़े, अब बात करें हम आवेश के सूत्र की, जो इंपॉर्टेंट सूत्र है जहां से आपके सवाल भी बनता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें आवेश बराबर, तो आवेश को हम लिखते हैं, आवेश को ये तो बताए नहीं किससे लिखते हैं, और ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि आवेश को हम किससे लिखते हैं, क्यू से। आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से। तो क्यू से लिखते हैं, तो आवेश बराबर यानी क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू क्या है, आवेश है। क्यू क्या है, आवेश है। और यहाँ जो यन है, यन क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या।
और यहाँ पर जो ये ई लिखा है, ये ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और जिसका मान आपको रटा रटाया होगा, अगर नहीं होगा तो हो जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई रात को उठा के पूछे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आप नींद में भी बता सके कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, यानी -19 गुलाम होता है। तो ये मान फिक्स होता है, ये कभी नहीं बदलता है। तो ये आपको याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है, ये हो गई आपकी आवेश की पूरी जानकारी। यहाँ पर होता है आपका एक टॉपिक खत्म, आवेश खत्म हो गया। ठीक है भैया, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके लिए क्लास चाहिए होती है 1 हफ्ता 2 हफ्ते 15 दिन में लगभग एक चैप्टर चलता है जब क्लास में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम रिवीजन पद से बना रहे हैं, तो अगर इस तरह से हम पूरा अगर एक टॉपिक ले चलेंगे तो वही काम हो जाएगा फिर 15 दिन वाला। तो हमको 1 घंटे 2 घंटे में पूरा चैप्टर को अरेंज करना है। ठीक है, तो इसलिए अब ये हम इससे ज्यादा नहीं जा रहे हैं, और इससे ज्यादा आपकी बुक में है भी नहीं। इतना भी कर लिए तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहीं से आएगा। आ गई बात समझ में? तो आवेश बराबर क्या होता है? N इंटू ई, और यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पर होती है हमारी आवेश की कहानी खत्म। यहाँ पर क्या होती है? आवेश की कहानी खत्म। तो इसको हम कर देते हैं इरेज। आप लोग लिख लिए होंगे, आशा करते हैं। इसको हमने क्या कर दिया? इरेज। ठीक है भैया, इरेज वाला भी तो खतरनाक है, एक बार में पूरा साफ कर देता है। ठीक है, हाँ, पता नहीं किसका चड्डा वड्डा है, हमें क्या पता, होगा यहीं पर था तो हमने ले लिया। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमारा अगला जो हेडिंग है, अगली जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। वो क्या है? विद्युत धारा। अब चैप्टर तो आपका यहाँ से शुरू होता है, नाम है विद्युत धारा, लेकिन विद्युत धारा से पहले हमको जानना क्या होता है? आवेश। जब आवेश के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो धारा कहाँ से भाओगे? हाँ, आवेश के बिना धारा बह सकती है क्या? कभी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अब क्या जानना है? धारा। अगर हम बात करें धारा किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि आवेश की प्रवाह दर को, आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं? प्रवाह दर को धारा या विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब क्या है कि आवेश की प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश की प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं भैया? विद्युत धारा। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। जो नाम पे रखा गया वही बता रहे हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अभी एक और आएगा कूलाम प्रति सेकंड, उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो अगर जैसे इसकी हमने परिभाषा लिखी है उस हिसाब से लिखिए, तो आवेश की प्रवाह दर को, यानी कोई आवेश है, ये आवेश क्यू है, इसकी प्रवाह दर का दे तो मतलब बटे में उसके क्या जाएगा? समय। तो आवेश की प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा, यानी आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी। ये समझ में आ गया? तो आई यहाँ पर क्या है आपका? आई है आपकी धारा। आई क्या है आपकी भैया? धारा। और क्यू क्या है? आवेश। क्यू क्या है? आवेश। और टी क्या है? समय। टी क्या है? समय। तो आई बराबर क्यू बाई टी, यानी विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। ठीक है, अभी चिंता मत लीजिए, फार्मूले आपको एक जगह लिखवाए जाएंगे, ये तो पढ़ा रहे हैं, इसके साथ बता रहे हैं। इसके बाद जब ये क्लास खत्म होगी तो उसके लास्ट 10 मिनट में आपको पूरे फार्मूले एक जगह पर लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, वही आपको भी नोट करना है। तो आवेश धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। अगर यहाँ से एक मात्रक और निकाले तो धारा का और एक मात्रक निकलता है, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो इसका मात्रक, क्यू का मात्रक क्या? कूलाम बटे समय का मात्रक सेकंड। तो यानी कूलाम प्रति जो सेकंड होता है, ये भी किसका मात्रक होता है? धारा का। और एम्पियर भी किसका मात्रक होता है? धारा का। ठीक है, अब तुमसे जानते हो ये सब कुछ नहीं पूछेगा। अब तुमसे अगर पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट डाल लेना अपने नोटबुक में भी, जहां इस हेडिंग को लिखो। ठीक है, यहाँ पर क्या डालोगे? इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंट नहीं डाले हो तो लगा लो, और इस परिभाषा को आज ही याद कर लो। इस परिभाषा को क्या करो? आज ही याद कर लो, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाने वाली परिभाषा है बोर्ड परीक्षा में। 1 एम्पियर की धारा किसे कहते हैं? 1 एम्पियर की धारा को परिभाषित कीजिए, ये तुमसे कहेगा। अब 1 एम्पियर की धारा की कैसे परिभाषित करोगे? यानी आई का मान कितना है? 1। आई का मान कितना है? 1। एकांक मान रखना है। तो जब किसी भी 1 एम्पियर की बात करें, जैसे आप विभव निकाले तो 1 वोल्ट की बात करें, कुछ भी कहे, अगर एकांक की बात करनी है तो उसमें जितने व्यंजक होंगे सबका मान हम क्या कर देंगे? 1 रख देंगे, तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनना। अब 1 एम्पियर की धारा तुम्हें लिखनी है तो ध्यान से सुनना भैया। हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी, यानी आवेश बटा समय जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? धारा। और यहाँ पर अगर हम लिख दें, यदि हम मान लें
Q बराबर 1 कूलाम, Q बराबर हमने कितना ले लिया 1 कूलाम, और T बराबर कितना ले लिया 1 सेकेंड। Q बराबर कितना ले लिया 1 कूलाम, आवेश 1 कूलाम है और समय कितना है 1 सेकेंड। तो धारा यहां से निकाले तो I बराबर Q का मान 1 है, T का मान भी 1 है, 1 से 1 कट जाएगा तो कितना आ गया 1, यानी I का मान 1 एम्पियर आया कि नहीं, I का मान 1 एम्पियर आया कि नहीं। अब जब I का मान 1 एम्पियर आ गया, यही तो तुमसे पूछा था कि 1 एम्पियर की धारा किसे कहते हैं, तो अब तुम क्या लिखोगे कि 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कह देते हैं 1 एम्पियर की धारा। या फिर ऐसे कहोगे एकांक समय में प्रवाहित होने वाले एकांक आवेश के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कह देते हैं विद्युत धारा, 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर की धारा उसे हम कह देते हैं। अब तुम्हारे जैसे बैठ रहा है, जैसे शब्द तुमको आ रहे हैं, जरूरी नहीं है जो बताया जाए, जो लिखवाया काफी वही एग्जैक्ट लिखे हो, जैसा शब्द बैठ रहा हो उस तरह से आप लिख सकते हो। आपको मेन चीज मिल गई है, अब इसी दोनों को मिला के लिखना है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एकांक कूलाम को या फिर 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो जो धारा होती है उसे हम क्या कह देते हैं 1 एम्पियर की धारा। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो 1 एम्पियर की धारा हम किसे कहते हैं, 1 एम्पियर की धारा की परिभाषा में यहां लिख देते हैं नीचे, क्योंकि आप लोगों को दिखेगा नहीं, यहां लिखोगे किसी तार में, किसी चालक तार में 1 सेकंड में, किसी चालक तार में यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित किया जाता है, तो तार में उत्पन्न होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। इसे हम क्या कह देते हैं 1 एम्पियर की धारा। तो किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करोगे, जो धारा उत्पन्न हो जाएगी उसे हम क्या कह देंगे 1 एम्पियर की धारा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा से, यही पूछा जाएगा अगर परिभाषा पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। एक आवेश धारा का मात्रक क्या हो गया कूलाम प्रति सेकंड, और एक मात्रक क्या हो गया एम्पियर। धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं धारा, I बराबर Q बाई 2, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका धारा वाला पोर्शन। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया, यहां तक हो गया तो इसको मिटाएं। हाँ हो गया, यहाँ पर इसको इरेज करें, इरेज कर दें। हाँ ध्यान से सुनना, अभी इसमें एक चीज और बताना था गया, वो भी बता दी इसी लागे, तब पूरा इमेज करे ताकि धारा का मान हो जाए। एक बात बताओ, ये कोई चालक तार है, ये क्या है चालक तार, ये चालक तार है, और हमने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस बिंदु से कहां जा रहा है, इस बिंदु की तरफ। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहा है तो धारा किधर से किधर चलेगी, इधर से इधर या फिर इधर से इधर। मान लीजिए ए से बी जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो धारा की दिशा बताओ, धारा की दिशा क्या होगी, बी से ए या ए से बी। अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ए से बी जा रहा है तो धारा कहां जाएगी, बी से ए जाएगी, ए से बी जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दिशा के विपरीत दिशा में जाती है। यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है तो धारा कहां जाएगी, बी से ए। अगर इलेक्ट्रॉन आपका इस दिशा में चल रहा है तो धारा आपकी इस दिशा में चलेगी। इस बात को भी याद रखना कि जो हमारा धारा होती है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलती है। ये हो गई आपकी धारा का पूरा बात। अब नोट कर लो एक बारी फट से, हम इसको रिवाइज इरेज कर दें, ठीक है। चलो इसको हम करते हैं इरेज, इसको हम क्या करते हैं इरेज। ये हो गया हमारा धारा वाला भी चीज खत्म, ठीक है। ये हमारी धारा का भी पोर्शन हो गया खत्म, हमने 2 टॉपिक खत्म कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं विद्युत विभव के बारे में। तीसरा टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, तीसरी हेडिंग जो है विद्युत विभव। अब परिभाषा नहीं लिखेंगे, अब तुम लोगों को सीधा बोल के बताएंगे और तुम लोग भी करते चलिए, ठीक है। क्योंकि अब थ्योरी करवाएंगे बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, 9 बज गए हैं, 9:30 होने वाले हैं, रात भी ज्यादा हो जाएगी। तो अभी हमने खाना नहीं खाया, ठीक है। तुम लोगों के लिए पहले वीडियो बना रहे हैं, और लाइक नहीं किए तो मार मार खाओगे ना, सुधर जाओगे, इसलिए लाइक वाइक कर देना, ठीक है। चलो देखते हैं विद्युत विभव। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, मान लीजिए आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है कोई वैद्युत क्षेत्र है।
ये वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ए बिंदु ए है, और आपका कोई आवेश यहाँ अनंत पे कहीं पर बहुत दूर अनंत है, और अनंत से यहाँ पर कोई आवेश आपका क्या है, क्यू, धनावेश है, एकांक धनावेश है, क्यू है। अब इस क्यू को यहां से तुमको यहाँ लाना है, यहाँ इस अनंत से कहा लाना है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। ये क्या लाना है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो काम किया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, विद्युत विभव। तो अगर इसकी हम परिभाषा लिख दें तो फटाफट लिख देते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे वैद्युत या विद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो आवेश को किसी अनंत क्षेत्र से लाने के लिए, आवेश को यहाँ अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कह देते हैं, वैद्युत विभव। तो कोई आवेश था अनंत पे, आपको वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ला दिए उसको, तो जो कार्य करना पड़ा उसे हम क्या कह देते हैं, वैद्युत विभव। और विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। तो V बराबर क्या होता है, W बाई Q, W बाई Q। तो V बराबर क्या होता है, W बाई Q। ठीक है भैया। और यहाँ पर हम मान ले यदि Q बराबर 1 कूलाम हो, Q बराबर क्या हो, 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम का आवेश को अगर हम ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो जो विभव होगा वो जितना कार्य किया जाएगा उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि Q की जगह हम 1 रख देंगे तो 1 से भाग दोगे तो वही आ जाएगा, यानी V बराबर। तो यहीं से हमने परिभाषा ली कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, वैद्युत विभव। अगर विभव की बात करें तो विभव का मात्रक जो होता है, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका एक मात्रक होता है वोल्ट। ये क्या होता है, एक मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है। अब ये जो वोल्ट है, एम्पियर है, कूलाम है, ये सब वैज्ञानिक के नाम पे रखे गए हैं। ठीक है। यहाँ पर इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये कहाँ से आए, ये वैज्ञानिक थे भाई, उन्होंने खोज किया तो अपना ही नाम रख दिए। तो उनका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। ठीक है। नाम भी पहले खतरनाक था, तो नाम क्या था, अलेसांद्रो वोल्टा। तो उसने रख दिया विभव का मात्रक वोल्ट हो गया। ठीक है। ये तो हो गया वोल्ट। अगर इसके हम बात करें फार्मूले से मात्रक की, तो यहाँ पर देखो अगर V का मात्रक निकाले तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम। तो यानी जूल प्रति कूलाम भी किसका मात्रक होता है, आपका विभव का। और वोल्ट भी किसका मात्रक होता है, विभव का। आवेश कोई अनंत पे उपस्थित है, एकांक धनावेश है, उसको विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ला दिए, जो कार्य करना पड़ा उसे हम क्या कर दिए, विभव। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ये आया आपकी विभव की परिभाषा, और विभव के बारे में इससे ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है। तो फटाफट इसको भी नोट करें, फिर इसके आगे इसके छोटे भाई विभव के विभवांतर की बात करते हैं। इसको आप लोग नोट करिए फटाक से। ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, इरेज। इसको भी हम क्या कर देते हैं, इरेज। ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इरेज भैया। तो इरेज जब करेंगे तो उससे पहले एक बात और जान लो कि यहाँ तुमसे वही फिर से दिमाग लगाएगा, कहेगा 1 वोल्ट का विभव किसे कहते हैं। तुम यहाँ की इसकी जगह W के मान 1 जूल रख लेना, Q का मान 1 कूलाम रख देना, और कह देना कि यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो जो विभव उत्पन्न होगा वो कितने वोल्ट का होगा, 1 वोल्ट का। तो जब आपको 1 वोल्ट की परिभाषा लिखनी हो तो W की जगह 1 और Q की जगह 1, दोनों जगह 1 1 रख दोगे तो आ जाएगी आपकी 1 वोल्ट की परिभाषा। इसको हम करते हैं इरेज। ठीक है। हमारा विभव भी क्या हो गया, खत्म। ये क्या हो गया, विभव भी खत्म। चलो अब हम बात करते हैं विभव का एक छोटा भाई होता है विभवांतर। विभव का ही ये छोटा भाई है भैया, ये क्या है, विभवांतर। अब इसके नाम से ही तुम लोगों को स्पष्ट होगा कि विभवांतर किसे कहते हैं। यहाँ नाम से स्पष्ट होगा विभवांतर। विभव में अंतर, विभव में अंतर, यानी दो बिंदुओं के बीच का जो विभव होगा, उनके बीच जो अंतर होगा उसे ही हम क्या कह देंगे, विभव अंतर, यानी विभवांतर। ठीक है। तो विभवांतर क्या होता है, मान लीजिए 2 बिंदु है, ये 2 बिंदु है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। आप लोगों को मार्कर दिख रहा है कि नहीं, नीला मार्कर दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर तुम आगे बढ़ते हैं। हाँ लगभग विजुअल हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है। इतना भी नहीं खराब है, दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्लू मार्कर से हम लिख रहे हैं। अब बिंदु A है और बिंदु B है। ठीक है। बिंदु A है और क्या है, बिंदु B है।
इस पर इसका विभव v है, मान लीजिए इसका विभव क्या है, v है, इसका विभव क्या है, v1 है, और इसका विभव क्या हो गया, v2, इसका विभव क्या हो गया, v2। तो और ये किसके भीतर है, ये जो दोनों बिंदु हमने बनाए हैं ये किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर है। ये जो दोनों बिंदु हैं ए और बी, ये किसके बीच है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, विभवांतर। यानी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से एकांक आवेश को या एकांक धन आवेश को बी तक ले जाने में, किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कह देते हैं, विभवांतर। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गया, विभवांतर का परिभाषा। और विभवांतर की बात करें तो विभवांतर को हम लिखते हैं डेल्टा वी से, इसका भी मात्रक वोल्ट होता है, डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा वी बराबर वही हो जाएगा W बाई क्यू। और दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर निकाल रहे हैं तो इसका फार्मूला V2 माइनस V1 भी होता है, तो ये भी आप लोग याद रखें। बोलो, इतना क्लियर है। विभवांतर हो गया, विभव हो गया, धारा हो गई और आवेश हो गया, इतनी चीजें हो गई हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम करेंगे इरेज। आप लोग जल्दी जल्दी, अगर कुछ भी इसमें दो ही फार्मूले लिखवाए हैं फट से नोट कर लो, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, इसको हम कर दे इरेज। ठीक है भैया, आप लोग कर दीजिए तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब अपना नया टॉपिक चलाते हैं। अपना चलेगा अब दूसरा टॉपिक, और दूसरा टॉपिक आगे हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध। अब क्या पढ़ेंगे, किसी बारी आगे प्रतिरोध, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत नहीं, प्रतिरोध। अब हमको लग रही है भूख। ठीक है भैया, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। बोलो, क्लियर है, इसको हम कह देते हैं रेजिस्टेंस। मैंने तुम लोग क्लियर कर लेना, यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा तो हम फिजिक्स रहे हैं, तो हमको कुछ भी वो मीनिंग से क्या मतलब है, पढ़ना में प्रतिरोध जानना है, बस बात खत्म है। प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब हमें विद्युत धारा के बारे में प्रतिरोध नहीं जानना है, अपने लाइफ में भी प्रतिरोध जानना है। हमारी लाइफ में भी कुछ बैरियर होते हैं, कुछ रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं और आपने काम किया, आधा अधूरा किया, आधे रास्ते पहुंचे, फिर कोई रोक दिया, तो मतलब आपका जो काम हो रहा था उसको रोकने का काम किया। आप रोड पे चलते हैं, रोड पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ दूरी के बाद आपको एक ब्रेकर मिलता है जो आपकी गति को रोक देता है, गति को कम कर देता है कि नहीं। ऐसे आपके लाइफ में भी होगा, कोई न कोई होगा जो रेजिस्टेंस होगा। आप जब रोड पे चलते हैं तो वहां भी क्या देखते हैं कि जब आप चलते चलते जाते हैं, आपकी स्पीड एकाएक क्या करनी पड़ती है, कम, वो गति को रोकता है, तो गति का प्रतिरोध हो गया। तो इसी प्रकार किसी भी परिपथ में जो हमारी धारा चलती है उसको भी रोकने वाला कोई होगा, और जो रोकने वाला होता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, विद्युत प्रतिरोध। समझ रहे हो कि नहीं। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें बहने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध, यानी उसको बहने नहीं देता है, उसके मार्ग में अड़चन डालता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध सिर्फ धारा के लाइफ में नहीं है, हमारे लाइफ में भी है, आपके लाइफ में भी है, कोई ना कोई तो प्रतिरोध होगा जो हमें रोकता होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, किसी चालक का वह गुण, इससे दिख नहीं रहा होगा इसलिए ब्लू यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैक से ही काम चलाते हैं। किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह चालक में प्रवाहित होने वाली, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे वैद्युत प्रतिरोध कह लीजिए या प्रतिरोध कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी प्रतिरोध किस काम का होता है, रोकने के काम में आता है। किसको रोकता है, धारा को रोकता है। जो धारा का दुश्मन होगा वही क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। तो किसी चालक में बहने वाली धारा का जो विरोध करता है वही क्या हो जाता है, प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका जो प्रदर्शित करने वाला मार्क है, प्रदर्शित हम किससे करते हैं, आर से। किससे, आर से। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम। इसका मात्रक क्या होता है भैया, ओम। ओम कह लो या फिर इसी को इंग्लिश में ओम कह लो। ठीक है,
और या इसी का प्रतीक बना दो तुम, ऐसे प्रतीक होता है ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम। प्रतिरोध को प्रदर्शित किससे करते हैं? आर से। प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो गई? जो धारा को रोके वो क्या हो गया? प्रतिरोध। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? नोट कर लो फट से, इसको भी फिर इरेज करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपकी एक एक टॉपिक अब खत्म हो रहे हैं, अब जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, कर लीजिए आप लोग। हो गया, ये हो गया। अब इसको हम इरेज करें, इरेज कर दें। चलिए इसको हम करते हैं इरेज। ठीक है भैया, अभी तुम लोगों को ओम का नियम भी पढ़ाना है, तो वहां प्रतिरोध एक बार फिर से आएगा। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनना। अब हम हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, निर्भरता। ठीक है भैया, अब ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे बोर्ड में पूछा जा चुका है। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ठीक है भैया, तो सबसे पहले बात करें तो ध्यान से सुनना। मान लीजिए कोई हमारा चालक तार है, ये क्या है? हमारा कोई चालक है तार है, ये कोई चालक तार है, और इसकी लंबाई यल है। इसकी लंबाई क्या है? यल है। और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया ए है। इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। और इसका प्रतिरोध जो है वो क्या है? आर। इसका प्रतिरोध क्या है? आर। यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं आर क्या है इसका प्रतिरोध। हाँ, अब बताओ, अब तुमसे पूछेगा कि बताओ प्रतिरोध किसी पर निर्भर उर्भर करता है कि ऐसे बेमन चला है जहां चल दे वहां? तो ऐसा नहीं है, ये भी किसी पर निर्भर करता है। इसको भी रोकने वाला कोई होगा, अगर ये धारा को रोकता है तो इसको भी कोई रोकता होगा। ठीक है, तो इसकी निर्भरता सबसे पहले किस पे होती है? चालक की लंबाई पे। किससे होती है? चालक की लंबाई पर। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रतिरोध का पहला नंबर तो ये फार्मूला जानते रहिए, आर बराबर क्या होता है? वी अपॉन आई। और जो कहां से आया है? ओम के नियम से। ये तुम लोग को अभी ओम का नियम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, तब तक ये जानते रहो कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है। यानी आर क्या हो गया आपका? प्रतिरोध। आर क्या हो गया? प्रतिरोध। और यहां से V क्या हो गया? विभव यानी विभवांतर। और यहां से ये जो I हो गई, ये क्या हो गई? धारा। तो R बराबर क्या होता है? V अपॉन आई, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर अपॉन धारा होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हमने कहा कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है सबसे पहले जो निर्भर करता है वो किस पर करता है? लंबाई पर। किस पर करता है? लंबाई पर। लो भैया लंबाई पे कर दिए, तो लंबाई पर निर्भर करेगा। लंबाई पे कैसे निर्भर करेगा? कि प्रतिरोध का मान जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के क्या होता है भैया? समानुपाती होता है। बीच में समानुपाती का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब है कि अगर तुम किसी चालक की लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और तुम किसी चालक की लंबाई को घटाओगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी चालक जितना लंबा होगा उसमें उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, चालक जितना लंबा होगा उसमें उतना ही प्रतिरोध होगा। यानी ध्यान से सुनना भैया, लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ रहा है। अब इसका हम तुमको बताएं तो देखो, आर बराबर क्या है? आर है बी अपॉन आई। तो यहां से अगर हम बात करें तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आई के। आर व्युत्क्रमानुपाती किसके है? आई के। यही तो संबंध निकल रहा है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि आर हमारा किसके समानुपाती है? लंबाई के। अब मान लीजिए हमने कहा कि एक तार ये है, इसकी लंबाई है 5 मीटर। कितनी है भैया? 5 मीटर। और एक लंबाई इसकी है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ये 10 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर। अब हमने कहा कि बताओ किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? इस लंबाई का, ये इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है। तो बताओ, पहला ऑप्शन है कि R1 बराबर होगा R2 के, या दूसरा ऑप्शन है R2 ज्यादा होगा R1 से, तीसरा ऑप्शन है R1 ज्यादा होगा R2 से, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। कोई नहीं। तो चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमने यहाँ पर लिख दिया है कि लंबाई जिसकी जितनी बड़ी होगी प्रतिरोध का मान भी उतना बड़ा होगा। तो बताओ यहाँ पर साफ साफ तुमको दिख रहा है कि नहीं? लंबाई किसकी ज्यादा है? 5 मीटर वाली, 10 मीटर वाली। इसकी लंबाई ज्यादा है R2 की। अगर R2 वाले की ज्यादा है तो R2 भी क्या होगा? ज्यादा। यानी इसका जो प्रतिरोध होगा, R2 वाला जो प्रतिरोध होगा वो R1 से क्या हो जाएगा? ज्यादा, क्योंकि लंबाई इसकी क्या है? ज्यादा। अब यहाँ से एक बात और समझो भैया, अगर हमने कहा
कि R2 का मान ज्यादा है, यानी ये प्रतिरोध ज्यादा है, और प्रतिरोध अगर ज्यादा हो रहा है तो यहाँ धारा क्या हो जाएगी, कम। प्रतिरोध का मान जितना ज्यादा धारा का मान उतना कम, और प्रतिरोध का मान जितना कम धारा का मान उतना ज्यादा। तो एक बात बताओ, इसका प्रतिरोध ज्यादा है, R2 का प्रतिरोध ज्यादा है, तो अगर R2 का प्रतिरोध ज्यादा है तो जो R2 में जो धारा जाएगी I का मान क्या होगा इसके लिए, कम। आई का मान क्या होगा, कम, क्योंकि प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा धारा उतनी कम होगी। और यहाँ पर R1 का मान इससे कम है, तो सॉरी R1 का मान इससे कम है, यानी प्रतिरोध पहला कम है, तो इसमें जो धारा जाएगी, जिसका प्रतिरोध कम उसकी धारा ज्यादा, यानी यहाँ आई जो जाएगी ये क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो मान लीजिए हमने कहा इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी। तो बताओ धारा किसमें ज्यादा जा रही है, R1 वाले में, क्योंकि R1 प्रतिरोध क्या है, कम। प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा होगी, और प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा कम होगी। तो एक बात बताओ, इसीलिए जब आप देखते हैं तो आप बैटरी लेकर आते हैं, तार भी लिए रहते हैं, आप जब इतना बड़ा तार जोड़ते हैं तब क्या होता है, बल्ब बहुत तेजी से जलता है, और वही तार को आप बड़ा कर देते हैं तो वही बल्ब क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, यानी धीमे जलने लगता है। क्यों, क्योंकि जब आपने उसकी लंबाई बढ़ाई चालक की, तो चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका क्या बढ़ गया, प्रतिरोध, और जैसे ही प्रतिरोध बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ने पर उसकी धारा क्या हो गई, कम। प्रतिरोध बढ़ने पर धारा क्या हो गई, कम, और जब धारा कम जाएगी तो तुम्हें भी पता है बल्ब क्या होगा, धीमे जलेगा। तो यानी चालक की लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, हमारे कहने का मतलब ये, ठीक है। ये हो गया इसकी लंबाई पर निर्भरता। अगर हम बात करें इसके आगे दूसरा निर्भर कहां करेगा, तो दूसरी निर्भरता जो होती है इसके क्षेत्रफल पे होती है। किस पे होती है, क्षेत्रफल पर होती है, चालक के क्षेत्रफल पे। ये जो इसका क्षेत्रफल होता है ये चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर तार आपका, यानी क्षेत्रफल इसका ज्यादा होगा, तार आपका मोटा होगा, अगर तार मोटा होगा यानी क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज्यादा होगा प्रतिरोध कम होगा, यानी इसमें तार, इसमें जो धारा होगी अच्छी खासी जाएगी, ठीक है। पतले तारों में इसीलिए प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होता है, तो पतले तारों में धारा भी कम जाती है, और मोटे तार यानी जितना मोटा लोगे उसमें उतना प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध उतना कम होगा तो धारा उतनी ज्यादा होगी। तो प्रतिरोध, अगर यहाँ पर ये देखो, अगर हम इसको बढ़ाएं, क्षेत्रफल को बढ़ाएं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है, और इसको घटाएं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा काम होगा। अब यहाँ पर हो गया, ये बात हो गई। अब यहीं पे तुम्हारा हम एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं, ध्यान से सुनना। जब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, तो समीकरण 1 और 2 में क्या है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल गुणे 1/a, तो इसका गुणा कर दो तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, एल का गुणा 1 में कर दिए। अब यहां से जब तुम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हो, समानुपाती का चिन्ह और बराबर लगाते हो, यहाँ एक नियतांक आ जाता है रो एल बाई ए, और यहाँ जो ये नियतांक आता है, यहाँ जो ये रो है, रो क्या है, रो है एक नियतांक, रो क्या है, एक नियतांक, और ये जो रो नियतांक है, इस नियतांक को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इस नियतांक को हम क्या कहते हैं भैया, विशिष्ट, इसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। यहां से तुम अगर रो का मान निकालोगे तो रो बराबर तुम्हारा हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो आर ए बाई एल, यानी विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो जाएगा प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटे लंबाई। ये तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध है। तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध वाला भी क्या हो गया, काम पूरा यहीं पर हो गया। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, और किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। और तीसरी बात करें अगर यहीं पर, तो ताप पर भी निर्भर करता है। किस पर, ताप पर भी। और जो ये प्रतिरोध होता है भैया, ये जो प्रतिरोध होता है ये ताप के समानुपाती होता है, यानी आप ताप बढ़ाओगे, तार हीट होगा, तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा तो धारा का मान क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ताप के प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रतिरोध, और ये थोड़ा चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, कौन, प्रतिरोध। लेकिन अगर कोई पूछे ये विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ये किस पर निर्भर करता है, तब क्या बताओगे, क्या विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, नहीं करता है। क्या याद रखोगे, नहीं करता है, क्योंकि भले इसके यहाँ पर फार्मूले में लंबाई क्षेत्रफल है, लेकिन ये निर्भर नहीं करता। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, और ये सभी प्रतिरोधों के लिए पहला नंबर तो एक नियतांक है, और नियतांक है तो इसका मान हर धातु के लिए अलग अलग होती है, और वो नियत रहती है। यानी न तो ये चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, न लंबाई पर निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है, ये धातु की प्रकृति पे निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, और धातुओं के लिए, हर धातु के लिए अलग अलग होगा। सोना है तो उसका विशेष प्रतिरोध अलग होगा, चांदी होगा तो उसका विशेष प्रतिरोध अलग होगा। इसका बकायदा आपका टेबल भी दिया हुआ है बुक में, जो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपको विशेष प्रतिरोध देगा, पेपर में अगर देगा तो विशेष प्रतिरोध देगा, या तो विशेष प्रतिरोध का मान निकलवाएगा, ये सभी, ठीक है। तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ तक बात हो गई है तो आपकी प्रतिरोध का भी कहानी होता है खत्म। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे अपने अगले टॉपिक में, जहां तक ओम्स लॉ की बात करेंगे। इसको फटाक से नोट करो, फिर इसके बाद हम आगे चले।
चलो भैया, हो गया तो हो गया होगा, नहीं हुआ है तो तुम वीडियो को रोक लो, आराम से लिख लो, फिर हम चलते हैं, तब तक हम आगे। ठीक है, अब ये वीडियो जाएगा तुम्हारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है भैया, हमको तो यहाँ पढ़ाना है ना, कब तक हम खड़े रहेंगे, इसीलिए हम मिटा के चल रहे हैं। तुम लोग वीडियो को पॉज कर लेना और आराम से लिख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लगभग लगभग हमारा चैप्टर 50% पूरा हो गया है, मतलब आधा हो गया, आधा ही चैप्टर बचा है। थोड़ा सा और सब्र बनाइए, उसके बाद आपका चैप्टर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। उसके बाद आपको मिलेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक, जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल हो यूपी बोर्ड का आप फट से कर देंगे। बस आपको एक चीज है, लेकिन उसकी शर्त है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए, समझ रहे हो। अब तुम सोचो कि कोई ऐसा ट्रिक रहे कि पिला दिया जाए, फिर उसके बाद ना तो तुम पढ़ो ना तो लिखो, आराम से आ जाए, सोई उठो तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, तो नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, चाहे फार्मूला याद करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा बार बार, एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीसरी बार आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा आपको ही, हम नहीं करने आएंगे आपकी कॉपी में। और हम यहाँ कितना भी बता ले, कितने भी सवाल सॉल्व करा ले, जब तक आप अपनी नोटबुक में नहीं करेंगे, कोई उसका अर्थ नहीं। समझ रहे हैं, हमारे लिखने से क्या होगा, अगर हमारे लिखने से आ जाता तो हम आपका पेपर लिख के आ जाते। ठीक है, तो हमारे लिखने से कुछ नहीं होता, हमको जितना आता है उससे आपको क्या मतलब है, आप कितना कर रहे हैं वो देखिए। समझ रहे हैं नहीं, तो हमको चाहे जितना है वो आपके तो काम आएगा नहीं, इसलिए खुद का मतलब अपने भरोसे होइए, किसी के सहारे मत रहिए, वो पढ़ा रहे हैं वो हमको बताएंगे, उनके सहारे बैठे रहे, ऐसा नहीं होता है भैया। हम कोई भी टीचर हो आपको बताएगा, बोर्ड पे बताएगा, लेकिन लिखना कॉपी में आपको ही है। बोर्ड जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां आप अकेले होंगे, वहां कोई नहीं टीचर होगा। तो इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपको डरना ही ना पड़े क्या आएगा पेपर में, कहीं से भी आए कुछ भी पूछ ले, जब आपको तैयार है तो तैयार है। डरते वही है जिनका तैयार नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं अभी टाइम है आपका, अगस्त जा रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसी में आपके अभी प्री बोर्ड भी होंगे और छमाही परीक्षा भी होगी, हो सकता है प्रैक्टिकल भी हो, वाइवा भी हो, तो आपको बहुत सारा काम आने वाला है। इसी में आपकी ठंडी भी आ जाएगी, आपको ठंड भी लगने लगेगी, खाने के बाद आप कहेंगे पढ़ाई नहीं हो रही है, नींद आ रही है, समझ रहे हैं, जैसे रजाई में जाएंगे सो जाएंगे। तो इसीलिए अभी जितना टाइम है इसको प्रॉपर यूज करिए, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, यही 2-3 महीने और बचे हैं। उसके बाद जनवरी के बाद तो तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर हो जाएगा, 6 सब्जेक्ट होते हैं, आपको 6 और डील करने होते हैं, सबको टाइम बराबर बराबर देनी होती है। तो इसीलिए अपने सभी सब्जेक्ट को अभी से पढ़ना शुरू कर दो। सिर्फ साइंस से कुछ नहीं होगा, साइंस में और टॉप कर जाएंगे उससे कुछ नहीं होगा, टॉप करना है तो आपको सभी विषय में टॉप करना होगा, तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान तो हो गया, तुम लोगों का काम भी हो गया, पानी वानी पी लो तब तक। ठीक है, खाना वाना तो खा लिए होगे, अभी हम नहीं खाए हैं। ठीक है, 10 बजने वाले हैं, 9:30 हो रहे हैं, तो अब हम भी जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, फिर जाएंगे हम भी खाना वाना खा के आराम से सोएंगे, तुम भी जाना। तो अभी जब तक क्लास चल रही है बिना क्लास लिए उठना नहीं है, चाहे खाए रहो चाहे मत खाए, नहीं खाए तो तुम्हारी गलती है, 8 बजे तक छुट्टी थी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, पानी वानी पी लो। अब हम बात करते हैं ओम के नियम की। किसकी बात करते हैं, ओम के नियम की। ओम का ओम का नियम। अब हमें क्या पढ़ना है भैया, ओम का नियम। अब ओम का जो नियम होता है, ओम का नियम का जो एक पाला है, इसमें डिस्क्लेमर दिया है, ओम ने पहले ही दे दिया, जैसे आप फिल्म देखते हैं तो डिस्क्लेमर दिया होता है ना, वैसे यहाँ पर चेतावनी दी है कि ये तभी लगेगा जब किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या रहेगी, नियत, अन्यथा हमारा नियम कोई काम वाम नहीं आएगा। पहले तो आपको भौतिक अवस्था उसकी क्या करनी पड़ेगी, नियत। तो इन्होंने कहा अपने नियम में, जब किसी चालक की जब किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत रहे, तो यहाँ पर लिखो यदि, यहाँ पर लिखो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत रहे तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभव का या विभवांतर कह लो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत रहे, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है भैया, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा चालक है, ये कोई चालक है, इसके सिरा है, ये क्या है सिरा, और सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर हमने रख दिया ए, और ये बी, दो सिरा है, और इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या है बी, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है आई। तो इसलिए ओम ने क्या कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई
व ताप नियत रहे, नियत का मतलब कांस्टेंट यानी बदले ना, अगर ये सब नहीं बदल रहा है तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसके क्या होता है, समानुपाती, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही क्या है ओम का नियम। तो ओम ने कहा कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभव के उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के डायरेक्टली समानुपाती होती है, और ये तभी लागू होगा जब उसकी चालक की भौतिक अवस्था क्या रहेगी, नियत। अब ध्यान से सुनना, जब यहाँ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो गया है तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, यानी समानुपाती का चिन्ह हटा के जब हम बराबर लगाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट जुड़ जाता है आर, और ये आर के बारे में आप लोग पढ़ के आ गए हैं। इस आर को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध, जिसे हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस। अब यहाँ से अगर हम आर का मान निकाले तो देखो आर का मान क्या आ रहा है, आर बराबर, आर को हमने इस बार ले लिया तो आई यहाँ पर गुणे में तो कहा जाएगा बटे में, तो आर बराबर बी अपॉन आई, यही लिखा था हमने, यही लिखा था। अगर यहाँ पर देखिए ओम के नियम से अगर हम इस विभवांतर और इस आई के बीच ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ पूछा जाता है आपसे, कहेगा कि ओम के नियम में, ओम के नियमानुसार V तथा यानी विभवांतर तथा धारा के बीच सही ग्राफ है, सही ग्राफ है। अब यहाँ पर देखो B तथा I के बीच में क्या है, समानुपाती का चिन्ह, समानुपाती का चिन्ह है, इसका मतलब अगर आप I बढ़ाते हैं तो B का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और I का मान घटाते हैं तो B का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी I जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका विभव भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया ये ग्राफ, और ग्राफ में हमने ले लिया, इधर ले लिया धारा, इधर क्या ले लिया हमने, धारा, जिसे हम आई से दिखाते हैं, और इधर हमने ले लिया विभव, जिसको हम किससे दिखाते हैं, बी से। तो धारा और विभव के बीच में हम संबंध देख रहे हैं कि जैसे जैसे धारा बढ़ रही है वैसे वैसे विभव भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने कहा कि ध्यान से सुनना, जैसे हमने कह दिया कि यहाँ विभव 5, यहाँ विभव 10, यहाँ विभव 15, यहाँ विभव 20, ठीक है। अब धारा भी हमने कह दिया, धारा 5, धारा 5 हो गई, और धारा 10, धारा 15 और धारा 20, ये एम्पियर में चलेगा या वोल्ट में चलेगा। हमने कहा कि जैसे जैसे धारा बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे विभव बढ़ाओगे वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे विभव, चाहे आप जैसे कह लीजिए। तो हमने विभव जब 5 रखा तो धारा भी हमारी कितनी रही, 5 रही। जब हमने विभव को 5 से बढ़ाया 10 तो विभव बढ़ा तो हमारी धारा भी क्या हो जाएगी, 5 से 10, यानी 10 वाली से मिल गई। जब हमने विभव को किया 15 तो हमारा धारा भी क्या हो गई, 15, यानी विभव बढ़ा रहे हैं तो धारा भी बढ़ रही है, देख रहे हो ना। और हमने कहा कि जब हमने विभव को किया 20 तो हमारा ये जो धारा भी कितनी हो गई, 20, यानी आप जैसे जैसे इसको बढ़ा रहे हैं, विभव का मान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, धारा का मान बढ़ रहा है। तो आप यहाँ से ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे सीधा रेखा ग्राफ आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर इतना सब मत कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा सिंपल आई धारा है, यहाँ पर है विभव, दोनों के बीच में ग्राफ कैसी बनेगा, सीधी रेखा। आपको हिंदी में भी पूछ सकता है, तो इन दोनों के बीच जो ग्राफ पूछेगा वो कैसा होगा, सीधी रेखा। कैसा ग्राफ होगा भैया, सीधी रेखा। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं, ये जो ग्राफ होगा क्या होगा, सीधी रेखा। यही है आपका ओम का नियम, ठीक है भैया। और ओम का नियम ये है कि तभी लगेगा जब उसकी भौतिक अवस्था क्या रहेगी, नियत। ये बात याद रखने वाली है, आप याद रखेंगे भौतिक अवस्था का मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई व ताप क्या रहे, कांस्टेंट यानी नियत रहे। अगर ये नियत रहेगा तभी ये नियम लगेगा। और नियम क्या है कि अगर नियत रहेगा तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, यानी समानुपाती होती है। ये था हमारा ओम का नियम, और ओम का नियम यही होता है खत्म। आपका लगभग 60% सिलेबस खत्म है, 40% और बचा है, इसके बाद चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। मिटा दे इसको, हो गया होगा। इसको हम करते हैं इरेज। अब इसी में से आपको क्या करेगा, ओम के नियम में अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछेगा तो कहेगा ओमी परिपथ किसे कहते हैं और अनओमी परिपथ किसे कहते हैं। तो जो ओम का नियम पालन करेगा ओमी परिपथ हो जाएगा, जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसे हम अनओमी परिपथ कह देंगे। तो ये भी याद रखिएगा, वैसे पूछा नहीं है कभी और तुम्हें पूछेगा भी नहीं, 10 में नहीं पूछता है, ठीक है। अगर पूछ लेगा तो लिख देना, जो ओम के नियम का पालन करे ओमी, जो नहीं करे अनओमी, बात खत्म है। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर के, इस चैप्टर का जो विद्युत धारा है, इस चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट, ठीक है भैया, लास्ट जो है। इसके बाद विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे, यहाँ पर सिर्फ विद्युत धारा तक ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, और विद्युत धारा का तापी प्रभाव भी है, ध्यान देना, विद्युत धारा का तापी प्रभाव है इसी चैप्टर का, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इसी में है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में एक ही में है, और आप अरिहंत वाले में देखेंगे तो अलग अलग है। वाले हम विद्युत धारा को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद उसके तापी प्रभाव को देखेंगे दूसरे वीडियो में, फिर चुंबकीय प्रभाव को। तो अगर अब हम बात करें तो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है,
प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। हाँ, माइक वाइक चल रही है ना, पता लगे हम उनसे चिल्ला रहे हैं, माइक उधर से चौक पड़ी है, ठीक है। दिख रहा है ना प्रतिरोधों का संयोजन। हम एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी चकाचक है, सब चीज अच्छा चल रहा है। आप लोग अच्छे बस बैठे रहिए, ठीक है। पानी वानी पी के वाशरूम जाना है तो जाके आ जाइएगा, ये नहीं कि क्लास चल रही है तो हम बैठे रहेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। पता लगी उधर पूरा घर पसीज रहा है, हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। जाना है, उठ बैठ के आना है आराम से, फिर यहाँ पे क्लास लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी रोक टोक नहीं है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन एक जो हमारा प्रतिरोध होगा उसको हम क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। अब एक एक को क्या करेंगे, मिलाएंगे और उसका परिवार बनाएंगे बढ़िया। अभी तो कुल चित्राए होंगे अलग अलग प्रतिरोध, अब मिला को क्या बनाएंगे, उसका एक परिवार, ठीक है। तो प्रतिरोधों का संयोजन हम कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से। ध्यान से देखना, दोनों प्रकार हम एक बारे में क्लियर करेंगे, ठीक है, दो बारी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना, मेनली दो ही होते हैं, आप उसको तीन भी कह दीजिए तो हम तीन तीसरा बता देंगे। आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे, ठीक है, तीसरा समझ जाएंगे। आज तक कभी सीधी रेखा नहीं बनी, कोशिश कर रहे हैं शायद बन जाए, फिर भी जो भी बनी है उतने में खुश रहिए, ठीक है ना। अब ज्यादा सीधे के चक्कर में और क्यों हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर क्या करा, हमने कहा कि प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि यहाँ पर हमने कहा पहला प्रतिरोध, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध हमने लिया। तीन प्रतिरोध का माना पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है, तीसरा प्रतिरोध R3 है। तो हमने कहा कि जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। और हमने इसको जोड़ दिया एक 20 वोल्ट की बैटरी से और यहाँ पर क्या लगा दिया, कुंजी। अब इसमें धारा इधर से माइनस से प्लस की तरफ गई तो धारा आई 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 सब जगह गई और आई लौट के आ भी गई, ठीक है। और हमने कहा कि पहला जो प्रतिरोध था उसके बीच उत्पन्न विभवांतर V1, दूसरे के बीच उत्पन्न विभवांतर V2 और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो क्या है, V3 है। अब हमने कहा कि तुमको कुछ चीज दिख रहा है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, अगर आपको दिख गया है तो पढ़ाई कर रहे हो, अन्यथा पढ़ाई की जरूरत है और पढ़ाई से लापरवाही नहीं करनी है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ क्या दिख रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में एक चीज कॉमन तुमको दिख रही होगी, श्रेणी क्रम संयोजन में मार्कर का इंक भी खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में आप देख रहे होंगे कि धारा, जो धारा है, धारा का मान क्या है, समान, सब जगह आई जा रही है, आई आई आई। तो यहाँ पर धारा का मान क्या होता है, समान, और विभवांतर जो होता है, जो विभव होता है वो क्या होता है, अलग अलग। यही तुमसे पूछेगा कि बताओ श्रेणी क्रम में धारा समान होती है कि विभवांतर, तो आप बता देना कि धारा समान होती है और विभवांतर असमान यानी अलग अलग होता है। अब यहाँ से अगर आर कुल की बात करें तो यहाँ से तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि ये R1 है, R2 है, R3 है और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका हमें आर कुल का मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब डेरिवेशन नहीं करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुमको डायरेक्ट इसका सूत्र बता देते हैं कि आर कुल बराबर होता है, यहाँ पर आर तुल्य बराबर होता है श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट 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 डॉट, अगर जितने भी जुड़े रहेंगे RN, हमने कर दिया कि जितने भी प्रतिरोध रहेंगे सबको डायरेक्ट जोड़ दो तो तुम्हें कुल प्रतिरोध मिल जाएगा यदि श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो। आई बात समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम बात करेंगे किसकी, समांतर क्रम संयोजन की, ठीक है। तो अब समांतर क्रम की बात होगी, आप इसको फट से नोट करिए, तब तक हम इंक डाल लें, ठीक है भैया। देख रहे हो आपका मार्कर भी पियासा हो गया, खाली हो गया इसका भी पेट, इंक भर लेते हैं तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, हम एक तरफ हो जाते हैं। हाँ, एक तो यही इंक है ब्लैक वाला यार, मार्कर तो रेड भी है ब्लू भी है लेकिन इंक न होने की वजह से नहीं डालते हैं। अब इसमें भी ब्लैक डाल देंगे तो वही हो जाएगा, करिए अक्षर भैंस बराबर, सब चीज एक हो जाएगा लाल पियर, तो इसीलिए नहीं डालते हैं, ठीक है। अब जाए तब लेके आए इनको, कलर कलर तब पढ़ाएं तुम लोगों को, अभी तो कलर चल रहा है ब्लैक। खैर हमको पढ़ने से मतलब है, चाहे ब्लैक से पढ़ाएं चाहे रेड से, ठीक है भैया। हो गई, हो गया हो तो इसको हम करते हैं अभिदेश और आगे तुम्हारा चलेगा समांतर क्रम संयोजन। तुम्हारा जो दूसरा प्रकार है, जो दूसरा प्रकार है, इनका भी ज्यादा हो गया है, ठीक है। जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, समांतर क्रम संयोजन। हाँ ठीक है। अब हमको क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखना भैया। मान लीजिए आपका एक प्रतिरोध ये है, हमने बना दिया पहला प्रतिरोध, ये पहला सिया ये दूसरा सिया,
हमने कहा कि आपने एक प्रतिरोध और लिया, ये दो सिरे, दो प्रतिरोध हो गए। हमने कहा कि एक प्रतिरोध और ले लो, जैसे 2 वैसे 3, हाँ 3 ले लिए, तुम्हारा मन करे 4 ले लेना, 5 ले लेना, 6 ले लेना, जितना मन करे उतना ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि सभी प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, तो सबका जो पहला सिरा है उसको एक बिंदु से जोड़ दो, सभी का जो पहला सिरा है उसको क्या कर दो, एक बिंदु से जोड़ दो, और सभी का जो दूसरा सिरा है उसको एक बिंदु से जोड़ दो। दिख रहा है कि नहीं, सभी का जो दूसरा सिरा है उसको किसी एक बिंदु से जोड़ दो। हमने कहा कि ये पहला प्रतिरोध हमारा R1 है, ये दूसरा प्रतिरोध R2 है, और तीसरा प्रतिरोध R3 है। अब हमने क्या किया कि इसमें इसको जोड़ दिया एक बैटरी से, क्या कर दिया, जोड़ दिया एक बैटरी से, ये प्लस सिरा ये माइनस सिरा, इधर लगा दिया कुंजी, इधर क्या लगा दिया भैया, कुंजी, और इसमें वही धारा आई। अब यहाँ से आई तो आई आई आई, लेकिन यहाँ आई क्या हो गई, अब 3 भागों में बट गई, अब आई को हमको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ हमने कह दिया कि ये हो गई I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, और यहाँ से भी तब निकलेगी क्या I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3। अब फिर तीनों मिलकर क्या बन जाएगी I, और I जब गई थी तो I ही आएगी, अब ऐसे लौट आएगी I, समझ रहे हो। तो ये हमारा परिपथ बन गया। अब हमने कहा कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आई बात। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जब प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का, जिसमें सभी प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से, किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का पहला सिरा किसी पहले एक बिंदु से या दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसमें धारा का मान अलग है, लेकिन यहाँ पर सभी के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान क्या है, बी। तो एक एग्जाम वाला पॉइंट आपको यहाँ पर भी मिल गया कि समांतर क्रम में, ध्यान से सुनना भैया, किस क्रम में, समांतर क्रम में जो धारा होती है, धारा का मान क्या होता है, असमान, यानी अलग अलग होता है, और जो आपका विभवांतर होता है वो क्या होता है, विभवांतर जो होता है, विभवांतर जो होता है वो समान होता है। दिख रहा होगा, इसके बीच, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी इन तीनों के लिए v है, लेकिन धारा का मान सब में क्या है, आई 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 है। समझ में आ गया कि नहीं। चलो, अगर अब हम बात करें यहाँ पर, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर हम कहें कि अब आपको कुल प्रतिरोध निकालना, एक बार आप परिपथ को फट से डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कैसे करोगे, इसको फट से नोट करो, फिर इसका हम कहोगे तो पूरा डेरिवेशन करा के करवा देंगे, और कहोगे तो सूत्र लिख देंगे। फर्स्ट इसको करो, नोट करो, हो गया, हो गया, हो गया होगा। तो अगर इसके हम बात करें, अगर यहाँ पर बात करें, हमसे जैसे उसने पूछ लिया कुल प्रतिरोध, अगर इसमें भी हमसे पूछ लिया कि कुल आर तुल्य, आर तुल्य का मान तुम्हें बताना है। अब तुम आर तुल्य का मान कैसे रखोगे, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, I1 I2 I3 का मान अलग अलग निकालोगे, सभी धारा को मिलाओगे तो I, कुल प्रतिरोध को मिलाओगे तो R, और पूरा विभवांतर कितना है B, फिर उसके बाद रख के काट वाट दोगे तो तुम्हारा जो आर तुल्य आएगा, यहाँ पर आएगा 1/R तुल्य बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN। जितने भी रहे सबको आपको जोड़ देना है, तो 1/R तुल्य का मान निकल आएगा। फिर आप इसको उल्टा कर देंगे तो आपको R तुल्य का मान मिल जाएगा। तो यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं। अब इसी को जब हम समांतर और श्रेणी को मिला देंगे तो आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम मिला के क्या बन जाएगा, मिश्रित क्रम। और ये जो आपका चैप्टर था यही होता है समाप्त। ये चैप्टर, इसके बाद मिश्रित क्रम है, मिश्रित क्रम में कुछ नहीं है, दोनों को मिला देंगे तो मिश्रित क्रम बन जाएगा, और ये चैप्टर क्या हो गया तुम्हारा समाप्त। तो विद्युत धारा हमने पूरा, जितना थ्योरी सही था, हमने कहा तो थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को एक एक पॉइंट बताएं, जितना एग्जाम में आने लायक है सब चीजें बता दी है, कुछ नहीं छूटा है, पूरा आपका एक एक पॉइंट बता दिए हैं, और पूरा जितना परिभाषा था परिभाषा लिखवा दिए हैं। अब आपकी बारी आ गई है
पूरे फार्मूले को एक जगह लिखना और इस चैप्टर की जो मेन चीज है, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जिसकी आवश्यकता हमें होगी उसे याद करने की। तो एक बार ये भी आप फट से लिख लीजिए या फिर देख लीजिए, अगर लिख चुके हो तो हम इसको इरेज कर दें इसको भी, ठीक है, फट से आप लिख लीजिए। हो गया भैया। अब इसको हम करते हैं इरेज और यहाँ पर अब डालते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको जितने फार्मूले चाहिए सब आपको हम एक बार में ही लिख देंगे। बस आपको एक ही काम करना है कि दिन रात एक करके उनको याद करना है। देखो आपके लिए हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, आप तो एक जगह बैठ के वीडियो देख लेंगे, आपका वीडियो रिकॉर्डेड होगा, थोड़ा आप शाम को देखेंगे, थोड़ा रात को देखेंगे, खाना खाते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन हमारा क्या, हम तो यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मेहनत तो लगती है भाई, मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग मेहनत करो, ताकि हमको भी लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग, हमारा मेहनत सफल हो रहा है। मतलब आप लोग पढ़ेंगे, हमको लगेगा चलो ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं वो सही जगह लग रही है। अब पता लगा हम 2-2 घंटे यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो ही नहीं देख रहे हैं, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो क्या मतलब निकलेगा? ऐसे इससे तो कुछ नहीं मतलब निकलने वाला है। तो आप लोग भी जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना आप करिए। आप 1 घंटा करने के लिए तैयार है तो हम 2 घंटे हैं आपके साथ हैं, बस आप कंधे से कंधे मिलाए रहिए। उसके बाद बाकी तो सिलेबस खत्म करना हमारी बात है। सिलेबस कितना बड़ा है, 10 का सिलेबस अगर साइंस डाले तो हम लोग एक दिन में एक चैप्टर कर लेंगे। देखो एक चैप्टर हमने कितने आसानी से कर लिया, मुश्किल से 1-2 घंटे की क्लास हुई होगी, 2 घंटे में आपका एक चैप्टर खत्म। तो आप 15 दिन में भी सिलेबस खत्म कर सकते हैं। सिलेबस हमको नहीं खत्म करना है, आपको समझ में चीजें आनी चाहिए, इस तरीके से पढ़ाना है। जो आपके एग्जाम में आएगा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। अब सब चीजें नहीं पढ़नी है, सब पढ़ोगे तो बहुत सारा सिलेबस है। अब देखना है कि क्या हमको पढ़ना है, किस वे में आएगा वही पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना न्यूमेरिकल पॉइंट। न्यूमेरिकल का जितने भी फार्मूला होंगे इस चैप्टर के, उस फार्मूले को हम एक साइड लिख देंगे और उसी से आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। जो फार्मूला होगा ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा बच्चा, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा। और न्यूमेरिकल के लिए ये फार्मूले आपको आने ही चाहिए, अगर नहीं आए तो आप कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ चिन्ह की बात कर लेते हैं भैया, कुछ चिन्ह की बात कर लेते हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बात करें तो हम यहाँ पर Q का मतलब हमें क्या समझना है, आवेश। Q का मतलब हमें क्या समझना है भैया, आवेश। Q क्या होगा, आवेश। I क्या होगी हमारी, धारा। I क्या होगा, धारा। T क्या होगा, T होगा समय। एक एक चीज बता देंगे तुम लोगों को, बस एक भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप तैयार रहिए करने के लिए। T का मतलब क्या हो गया, समय। QIT। V का मतलब हो गया विभव। V का मतलब क्या हो गया, विभव। अगर कहीं डेल्टा V लिखा है मतलब विभवांतर। डेल्टा V का मतलब क्या दिया है, विभवांतर। R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। R का मतलब क्या होता है भैया, प्रतिरोध। अगर हम बात करें रो का मतलब क्या होता है, तो रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। रो का मतलब क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। V हो गया, धारा हो गई, I हो गया, T हो गया, समय हो गया। और कुछ बच रहा है आप लोगों की नजर में? हमको तो नहीं लग रहा है कि इस चैप्टर में और कुछ कोई प्रतीक है। हाँ, W आपका क्या हो गया, कार्य। W क्या हो गया, कार्य। T समय बता दिए हैं। हाँ, यल जहां आएगा, यल का मतलब है लंबाई, ये तो पता होगा, आप लोग मैथ में भी पढ़ते हैं। ए जहां आएगा, ए का मतलब है क्षेत्रफल यानी एरिया, लेंथ जिसे कहते हैं, सॉरी लेंथ मतलब लंबाई, एरिया मतलब। और वी का मतलब है वॉल्यूम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आयतन। ये इतनी चीज पहचानना सीखो कि इसको हम किससे लिखते हैं। जब आप इससे सीख जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा फार्मूले में क्या क्या दिया है और क्या क्या हमको रखना है। ये सीख लिए तो आधा काम तो आपका हो गया, मतलब 10% आपने काम कर लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपका 10% काम हो गया। अब आपको फार्मूला याद करना है, फार्मूला में वैल्यू पुट करना है, बस काम हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तुम्हारा हो गया, जो हमको चीज बतानी थी मेन जो तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए थी, ये हमने बता दिया है। बोलो, चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है भैया? ये चीज याद कर लोगे कि हम क्यू से किसको दिखाते हैं, क्यू का मतलब कहीं लिखा है तो आवेश, आई का मतलब धारा, टी का मतलब समय, बी के लिए विभव, डेल्टा बी विभवांत, आर प्रतिरोध, रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध, डब्ल्यू कार्य, यल लंबाई, ए क्षेत्रफल और वी आपका क्या होता है, आयतन होता है। ये आपके हो गए न्यूमेरिकल बेसिस पे पहचानने के लिए क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, ठीक है भैया। आवेश बराबर होता है आवेश की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे आवेश, तो क्यू बराबर यानी इंटू ई रख दिए हमने पढ़ा। फिर आई बराबर होता है क्यू बाई टी, तो क्यू बाई टी, अब हमने आई फिर रखा, क्यू की जगह क्या रख दिया, एन इंटू ई, तो एन इंटू ई बाई टी आपका धारा का नया फार्मूला बन गया। अगर यहाँ से हम क्यू का मान निकाले तो क्यू का एक फार्मूला हमें और मिल जाएगा, आई इंटू टी, तो क्यू बराबर आई इंटू टी, यानी आवेश के 2 फार्मूले मिल गए हमको और धारा के 2 फार्मूले मिल गए। अब बात करें हम विभव की, तो वी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, यानी विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो वी डब्ल्यू तो हमने डब्ल्यू रखा, क्यू की जगह क्या रख दिया, एन इंटू ई, तो नया फार्मूला बन गया एक। और एक बार हमने क्यू की जगह आई इंटू टी रख दिया, तो एक फार्मूला और बन गया आपका विभव का। अब हम बात करें डेल्टा वी की, तो यानी विभवांतर का, विभवांतर बराबर भी सेम चीज होती है, और v2 माइनस v1 आप कह सकते हैं, 2 बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर। फिर हमने बात किया प्रतिरोध का, प्रतिरोध बराबर होता है रो यल बाई ए,
और हमने एक प्रतिरोध का फार्मूला क्या पढ़ा था, किनके नियम से, आर बराबर किसके नियम से, ओम के नियम से। अब यहाँ पर बी बराबर तुम डब्ल्यू बाई क्यू भी रख सकते हो, लेकिन तुमसे इतना नहीं घुमाएगा तो यही तुम्हारे लिए है, ठीक है। अब ये जब हो गया तो उसके बाद हमने पढ़ा था ओम का नियम, और ओम का जो नियम था, ओम के नियम में हमने कहा था कि बी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। यहाँ से देखो तुम्हारा विभव का एक फार्मूला और बन गया, बी बराबर आई इंटू आर। तो तुम भी इसको यहाँ पर लिख सकते हो, बी बराबर आई इंटू आर। और यहाँ से भैया ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा एक विभव का फार्मूला हो गया। और यहाँ से ध्यान से सुनना, अगर आई का मान निकालें तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आर। ये आर गुणे में इस पर आएगा, बटे में हो जाएगा। तो आई का एक फार्मूला हमें और निकल के आया, वी बाई आर। तो आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर। देखो धारा के भी 3 हमारे फार्मूले हो गए। ये तुम्हारा क्या हो गया सॉरी, ओम का नियम भी हो गया। हमने कहा था कि ओम के नियम का जो ग्राफ होता है, यहाँ पर छोटे में बता दे रहे हैं, आई और बी का बीच बनाओगे, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार बता रहे हैं, सीधी रेखा का ग्राफ बनेगा। अब हम बात करें तो ओम के नियम के बाद हमारा ऐसा कोई फार्मूला तो नहीं बच रहा है, हमारा फार्मूला रह रहा है श्रेणी क्रम, संयोजन और समांतर क्रम का। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अब ऊपर लिख दे क्या, यहाँ पर लिख देते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें अपने 7वें फार्मूले की, तो 7वां फार्मूला जो होता है भैया, वो होता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर श्रेणी क्रम में बात करें तो श्रेणी क्रम में आर तुल्य का मान जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, जितने भी प्रतिरोध होंगे सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल प्रतिरोध का मान आ जाएगा। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जो होता है वो होता है 1 अपॉन R तुल्य बराबर R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन Rn। जितनी भी चीजें हैं, ये जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको आप 1 अपॉन में जोड़ देंगे तो समांतर क्रम में फार्मूला निकल। ये है आपके विद्युत धारा के जितने भी फार्मूले हैं। इससे ज्यादा कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं आ सकती, हम इतना गारंटी लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कोई फार्मूला है ही नहीं। और देखो कितने फार्मूले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फार्मूले में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, और इस चैप्टर में भी सबसे ज्यादा यहाँ से आता है, इसको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से, ठीक है। तो ये आपको अब याद रखना, अगर आज हमने लिखवा दिया तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसको लिखिए और याद करिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। हो सकता है हम क्लास में कल पूछ भी ले, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा। अब ध्यान से सुनना, अब तुमको कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जानना है। जैसे हमने कह दिया कि तुमसे मिली एम्पियर दे दिया, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन क्या होता है भैया। मान लीजिए यहाँ पर हमने कह दिया कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर, तो 1 गुणे 10 घाते -3 एम्पियर होता है 1 मिली एम्पियर में। वैसे आपसे कह देगा कि 1 मिली वोल्ट में कितना वोल्ट, तो 1 मिली वोल्ट में 1 गुणे 10 घाते -3 वोल्ट होता है, ठीक है भैया। अगर तुमसे मान लीजिए कह दिया कि एक माइक्रो की बात कर लीजिए, कुछ भी दे दे, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो कुलाम, कुछ भी दे, कह दिया 1 माइक्रो कुलाम में कितने कुलाम, तो माइक्रो का मतलब 10 घाते -6 से गुणा, यानी 1 गुणे 10 घाते -6 कुलाम हो जाएगा। अगर हमने कह दिया कि तुमसे कह दिया 1 नैनो वोल्ट या नैनो कुलाम कह दिया, कुछ भी कह दिया, कितने कुलाम हो जाएंगे, तो नैनो का मतलब 10 घाते -9 कुलाम। अगर तुमसे कह दिया कि 1 पीको कुलाम बराबर कई कुलाम होता है, तो 1 गुणे 10 घाते -12 कुलाम होते हैं। ये आपके कुछ कन्वर्जन है जो आपको भाई याद ही रखना पड़ेगा। हमने इलेक्ट्रॉन पे आवेश बता दिया 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ ले तो ये नहीं होता, याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ये याद रखेंगे आप लोग, और इससे ज्यादा कन्वर्जन भी आपने नहीं दिया है। तो ये कन्वर्जन, ये फार्मूले, ये उनका जो फार्मूले का व्यंजन है उसको पहचानना, अगर इतना कर लिए तो हमारी गारंटी है कि आपसे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। ये आप लोग याद कर लीजिए। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल आने वाले होंगे, जितने भी पिछले सालों में आए होंगे, सब रिवाइज करवाएंगे, सब न्यूमेरिकल को करवाएंगे, एक एक न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। तो अब समय आ गया है तुम लोगों से विदा लेने का, ठीक है। 2 घंटे चिल्ला लिए हम लोग, और हमारा चैप्टर भी अच्छा खासा क्या हो गया, पूरा हो गया है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, मेहनत तो दिख रही होगी कितने कर रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते चेहरा काला हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अब बस क्या करना है, एक लाइक का बटन दाबना है, एक सब्सक्राइब का बटन दाबना है, और एक कमेंट बॉक्स में सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि बिना कमेंट के कोई नहीं जाएगा,
ठीक है, क्योंकि वीडियो के कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हमारी जो मेहनत है आप लोगों को कैसे लगी। ठीक है, आप लोगों को कितना समझ में आया और आप लोग क्या चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो आगे बनाएं। आपको अगर फायदा है, आपसे दिख रहा है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा कि हाँ भैया यहाँ पर हमारा रिवीजन अच्छा खासा हो रहा है, आप लोग वीडियो बनाइए, तो हम भी लग जाएंगे और कस के। ठीक है, तो कमेंट तो जरूर करिएगा सब लोग और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।